आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ट खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं सूर्यकांत शर्मा। हमारी आज की पेशकश में बात जनधन योजना की। जी हां, कोरोना अफेक्टेड सिनेरियो में फाइनेंशियल इंक्लूजन की जनधन योजना की मशाल एक मिसाल बन गई है। ये मुमकिन हुआ है हार्ड डिसीजन विद स्ट्रॉन्ग विल की कवायद से। खुशी की बात यह है कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे 17 सितंबर को है, जिसे पूरा देश सेवा दिवस और पूरे हफ्ते को सेवा सप्ताह के तौर पर मनाया जा रहा है। ऐसा इसलिए भी कि 17 सितंबर एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे है जिन्होंने 6 साल के अपने सक्सेसफुल टेन्योर में जो कहा वो किया है। प्राइम मिनिस्टर ने जनधन योजना का ऐलान सन 2014 में किया था। आज उस विजन का असर साफ दिखाई पड़ रहा है। अब जनधन योजना 2020 के तहत खाता खुलवाने पर 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा दिया जा रहा है। सरकारी योजनाओं के बेनिफिशरीज को इन खातों से सीधे फायदा मिल रहा है। हर फैमिली के खाते में, खासकर औरतों के खाते में 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सहूलत दी जा रही है, जो इस पैंडेमिक दौर में काफ़ी कारगर साबित हो रही है। अब जानने वाली बात यह है कि जनधन योजना का विज़न जो प्राइम मिनिस्टर ने सन 2014 में दिया था, आज की तारीख में कितना फ्रूटफुल साबित हो रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 खास मेहमान, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर श्री राम पी अय्यर और नाबार्ड के डीजीएम कुलदीप चंद जी। हम आप दोनों का अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं। नाबार्ड जो है वो आम आदमियों के साथ, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो खेतीहर मजदूर हैं या किसी भी तबके से आते हैं, वो नाबार्ड के साथ रहता है। ये जो जनधन योजना है ये एक रिवॉल्यूशनरी फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम है जी। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? शर्मा जी, जैसे कि योजना का नाम है जनधन योजना, तो समझ लीजिए कि जनता के हाथ में पैसा, धन जरूरी है और उससे जो है इकोनॉमी, आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत होती है। तो इसके लिए जो नाबार्ड ने प्रयास किए हैं, भारत सरकार और रिजर्व बैंक की जो स्कीम्स है वो हमने धरातल पर जो है वो इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए सभी वाणिज्यिक बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक और भी जो स्टेक होल्डर्स है, एनजीओज है, एनबीएफसी है, उनके माध्यम से जो है ये जो भी पैसा है, जो भी डिजिटल माध्यम है, वो सभी बैंक जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे रहे। जैसे प्राइवेट बैंक जो है एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो हमारे ये सहकारी बैंक और रीजनल रूरल बैंक वो भी सेम प्लेटफॉर्म पर आए। तो उनके लिए हमने नाबार्ड ने फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड भारत सरकार और रिजर्व बैंक के माध्यम से एक फंड क्रिएट किया और सभी बैंकों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने में मदद की, जिसके कारण आज सभी सहकारी बैंक और आरआरबी में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, उनका डिजिटल ट्रांजैक्शन करने में वो एबल है। और जो भी भारत सरकार की स्कीम्स है उनका जो भी पैसा है उनके बचत खातों में, जो भी लाभार्थी है उनके खातों में जा रहा है। तो ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री जी की कि जनता के हाथ में पैसा होना चाहिए, तो ये मूर्त रूप में जो है अभी ये स्कीम का अभी फ़ायदा जो है सभी को मिल रहा है जी। अय्यर साहब, इसमें कुछ जोड़ना चाहें? नहीं, मैं थोड़ी सी इसमें भूमिका देना चाहूँगा। जैसे कि आपने बताया कि ये योजना जो है वो 2014 में लागू हुई थी। अभी 28 अगस्त 2014 को ये योजना जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना चालू हुई और अभी हाल ही में इस योजना के जो है वो 6 वर्ष पूरे हुए थे। आप देखेंगे कि कितना लंबा जो है वो सफ़र ये हुआ है। और अभी मैं लेटेस्ट अगर आंकड़े आप देखेंगे तो टोटल जो है वो प्रधानमंत्री जनधन योजना में तकरीबन 42 करोड़ लोगों ने जो है वो इस योजना के अंतर्गत अपने अपने खाते खुलवाए हैं जी। 42 करोड़। और इसमें जो है वो तकरीबन हमारे 66 से 67% जो है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों या अर्ध शहरी क्षेत्रों में हुआ है और बाकी जो है वो हमारे अर्बन एरिया में हुआ है। इसके अलावा देखिए जो 42 करोड़ जो खाते खुले हैं, इसमें तकरीबन 53% जो है वो केवल महिलाओं के जो है वो खाते हैं। और ना केवल ये, और इन 42 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो अकाउंट होल्डर है, इनमें तकरीबन 30 करोड़ जो है वो हमारे रुपे कार्ड का जो है वो लाभ ले चुके हैं।
और ना केवल ये, रोज़ दर बदर जो है वो जिस स्पीड से जो ये अकाउंट ओपनिंग जो इंक्रीज़ हो रहा है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि जो हम पूरा का पूरा फाइनेंशियल इंक्लूजन ऐसा कवर करें कि देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो ये पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम से जो है वो इसको दूर रहे। जी। तो काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है और अभी इसमें काफ़ी दिन ब दिन जो है वो प्रगति होती जा रही है। जी, मैं यहीं से आपसे एक सवाल करता हूं कि क्या प्रधानमंत्री जन धन योजना एक आम आदमी की योजना है? बिल्कुल, ये आम आदमी की योजना है। अगर शुरू में इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि कोई भी हाउस होल्ड, घर जो है वो ऐसा जो है वो हमारी फाइनेंशियल इकोसिस्टम से जो है वो दूर ना रहे। और अब तो ये भी है कि हर व्यक्ति के लिए जो है वो एक अकाउंट होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको आंकड़े दिखाए और जिस तरह की रोज़ हम इसमें जो प्रगति देख रहे हैं और जितने लोग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं जी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। और मैं नहीं समझता कि इन 6 वर्षों में जो है वो 42,000 करोड़ काफ़ी लंबी ये है। और जिस स्पीड से चल रहे हैं मैं समझता हूँ कि आगे भी जो है वो इसको और नंबर जो है वो बढ़ते रहेंगे और इस फाइनेंशियल इंक्लूजन में और बढ़ोतरी होगी। चंद साहब जी। अक्सर ये पहली सरकारों में होता था कि हम 1 रुपया ऊपर से जारी करते हैं और 1 आना नीचे पहुंचता है। जी जी। अब चूंकि आप नाबार्ड में हैं और आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि वो 1 आना 1 रुपये में बदला कि नहीं बदला। आज की तारीख में देखा जाए, क्योंकि अभी पिछले महीने ही एक अभी योजना जो है भारत सरकार ने शुरू की, जिसके माध्यम से जो है प्रधानमंत्री जी ने पिछले महीने ही 20,000 करोड़ जो है रुपया सीधे जो है लाभार्थियों के खाते में भेजा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत, इसी तरह प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत। तो आज जो है तकनीकी माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक माध्यम हमारे पास मिल गया है कि जितना पैसा सरकार भेज रही है वो 100%, 100 रुपये भेजे हैं तो जो लाभार्थी हैं उनके खाते में 100 रुपये मिल रहे हैं। वहाँ पर कहीं भी बीच में जो है वो लीकेज नहीं है। और ये जो है आधार से लिंक्ड है और उसमें जो है वेरिफिकेशन है, ऑथेंटिकेशन है। तो वो खाता पैसा जो है जिसको मिलना चाहिए उसी लाभार्थी को असल में आज की डेट में सरकारी जो भी योजना है उसके अंतर्गत उनको वो लाभ मिल रहा है। जी। मैं अय्यर साहब से पूछता हूं, क्योंकि बैंकर को पैसे से एक अलग अंदाज़ा होता है। तो ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम है जिसको हम जनधन योजना से भी जोड़ रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको जनधन को एक तरफ करके और फाइनेंशियल इंक्लूजन कॉन्सेप्ट को समझना चाहें तो वो क्या है? नहीं, जैसे कि मैंने फाइनेंशियल इंक्लूजन और कुलदीप जी ने भी बताया जी कि वित्तीय समावेश जो हम हिंदी में एक कहेंगे, जी। हर व्यक्ति जो है वो, बैंक क्या है, बैंक में आज की डेट में ये बहुत ज़रूरी है कि हर आदमी को जो एक नॉर्मल जो सुविधा रहनी चाहिए, चाहे वो सोसाइटी के किसी भी क्लास का जो ये रहे, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी किसी भी वित्तीय सेवाओं से जो है वो इनको दूर ना रहे। इसीलिए जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन है। सभी कुछ इसमें जो एक नॉर्मल एक प्रधानमंत्री PMJDY जो अकाउंट्स खोलते हैं, सारी की सारी सुविधा एक हम जो एक नॉर्मल अकाउंट में देखते हैं, वो सारी की सारी सुविधाएं एक बेहतर टेक्नोलॉजी के माध्यम से सस्ते दरों पर और काफ़ी कुछ उसमें जो है वो सहूलियतों देते हुए ये बनाया गया है। एक नॉर्मल जो इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए क्या है कि पैसा जमा करना है, निकालना है, लोन चाहिए, माइक्रो इंश्योरेंस चाहिए, आपको डिजिटल में जो है वो कार्ड यूज़ करना, तो सारी की सारी सुविधाएं जो है इन फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो अकाउंट्स खोलते हैं उसको जो है पूरा का पूरा दिया जाता है। जी। मैं आपसे चंद साहब से पूछता हूँ, नाबार्ड का मैं पहले भी कह चुका कि लोगों से जुड़े हुए हैं, तो आम आदमी जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को कैसे समझे? क्योंकि जब तक आम आदमी को नहीं पता लगेगा, देखिए कुछ नहीं होगा। और सरकार ने अपनी मंशा क्लियर कर दी। जी जी। तो ये भले एक योजना दी जिसमें फाइनेंस को उन्होंने एक सिस्टमेटिक तरीके से चलाया, लेकिन फिर भी एक नाबार्ड के माहिरीन होने के नाते आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन एक आम आदमी कैसे समझे इस कॉन्सेप्ट को? अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन को देखा जाए तो बहुत ही सरल तरीके में मैं बताऊंगा कि जो भी एक व्यक्ति है या कोई हाउस होल्ड है तो उसका एक खाता होना चाहिए, बचत खाता हो, जिसमें कि वो अपना पैसा रख सके। उसके साथ जो है उसकी कोई बीमा योजना उससे लिंक हो
ताकि वो बीमा का जो है जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, सरकारी स्कीम जो है उसका फ़ायदा ले सके। इसी तरह जो है कोई अगर सब्सिडी मिल रही है, कुकिंग गैस की सब्सिडी मिल रही है, या फिर आपको जो है मनरेगा का पैसा गवर्नमेंट से मिल रहा है, तो वो भी जो है उस खाते में आ जाए। इसी तरह जो है अगर भारत सरकार कुछ बेनिफिट देना चाह रही है, जैसे कि पेंडेमिक चल रहा है आजकल, तो कुछ अगर इंसेंटिव देना चाह रही है तो डायरेक्ट उस खाते में आ जाए। तो ये खाता जिसमें कि व्यक्ति लाभार्थी का जो है इसका जो देखा जाए तो वित्तीय समावेशन में जैम जो है, जैम ट्रिनिटी एक लफ्ज़ यूज करते हैं हम जी। तो उसमें जे से जो है जनधन अकाउंट वो लिंक होना चाहिए आधार से और मोबाइल फ़ोन। तो एक तरह से ये फुल प्रूफ सिस्टम है कि हम जो है पैसा आदमी का जो है ये खाता है जिसमें कि सभी कुछ जो है सब सुविधाएं एक जगह पर उपलब्ध हो जाए। तो उसको जो है बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन की सभी वित्तीय सुविधाएं आदमी को एक बचत खाते में बैंक के माध्यम से मिल जाए। उसको जो है बहुत काफ़ी जगह नहीं घूमना पड़े जो है बैंक बीमा कंपनी के पास या दूसरी जगह, बल्कि एक ही जगह जो है सारी सुविधाएं, वित्तीय सुविधाएं उसको कम कॉस्ट पे बिना कुछ झंझट के प्राप्त हो जाए। तो मैं मतलब सरल तरीके से यही फाइनेंशियल इंक्लूजन है आम व्यक्ति के लिए। जी, बहुत मैं इसमें बेहतर। दो चीज़ें, एक चीज़ थोड़ा जोड़ना चाहूँगा। जी, फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे कि आपने बोला कि थ्योरेटिकली हम सभी को पता है, अब इसमें हम या फिर जो गवर्नमेंट एजेंसीज क्या कर रही हैं कि लोगों में एक अवेयरनेस होना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें क्या होता है कि ये सारी सुविधाएं हैं, बट ये हम आम जनता तक या जो इनसे वंचित हैं उन तक कैसे पहुंचाएं, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो काफ़ी एक्टिवली हर जगह पे जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे कि हम एक सैचुरेशन वर्ड यूज़ करते हैं कि हम कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर उस डिस्ट्रिक्ट में नॉर्मली कितने जो है वो इंडिविजुअल्स हैं, हाउस होल्ड है, और कितने लोग एलिजिबल हैं इन अकाउंट्स के लिए, ये बैंक और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ जो है वो एक सैचुरेशन ड्राइव चलाती हैं, और जिससे कि हम डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट जाते हैं और देखते हैं कि कोई ऐसा जो है वो इस गांव में 100% सैचुरेशन हो जाए कि कोई भी व्यक्ति जो एलिजिबल है इन अकाउंट खोलने के लिए वो पूरा का पूरा जो है कवर हो जाए। तो एक जॉइंट एफर्ट रहता है नीचे, जिससे कि जो है वो आम जनता तक भी पहुँचे। और जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स वगैरह भी लगते हैं, जिसमें लोगों को जो है वो जनरली बैंकिंग सेवाओं या फिर लोन या माइक्रो इंश्योरेंस से एक आम जनता को एक एजुकेट करने वाली जो है वो बात है, ये इसमें आती है। जी। अच्छा, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन कॉन्सेप्ट को समझा आप दोनों से, और इसके साथ साथ अब मैं ये जानना चाह रहा था कि पहले जनधन योजना से पहले की जो स्थिति थी और अब की स्थिति में क्या फ़र्क है, क्योंकि आज एक आदमी अपने मोबाइल से डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है, पैसा ट्रांसफ़र करता है, सब कुछ इजी, सब कुछ अकाउंटेबल और सब कुछ ट्रांसपेरेंट, शीशे की तरह से साफ। जैसे हम आईना देखते हैं, जैसी हमारी शक्ल है वैसी दिखाता है। तो आज के और पहले उसमें आपको क्या डिफरेंस लगता है? नहीं, देखिए टेक्नोलॉजी तो एक बहुत बड़ा इनेबलर है, और मैं समझता हूँ कि एक ही चीज़ जो है वो चेंज होती जा रही है, और जो काफ़ी रैपिडली हो रही है वो तो टेक्नोलॉजी है। सर, मैं यहाँ रोकना चाहूँगा। टेक्नोलॉजी का एक अपना रोल है, उस पर हम बाद में आते हैं, लेकिन एक होती है मंशा, ट्रांसपेरेंट इंटेंशंस। शायद डेवलप्ड कंट्रीज़ के अगर पैरामीटर्स में एक चीज़ अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन के बाद आती है तो वो ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन और सिस्टमेटिक फॉरवर्डिंग ऑफ कैश और कैशलेस ट्रांजैक्शंस आती है। तो उस अब जैसे पहले कभी इकोनॉमिक सर्वे के लिए हमें कोई चीज़ चाहिए होती थी तो पुराने अकाउंट्स कम थे, उतनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का हमको आइडिया नहीं लगता था। तो उस लाइट में मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या चेंज आया है? नहीं, चेंज आप फाइनेंशियल इंक्लूजन के इसमें बोलेंगे, पहले तो देखिए कि एक जनरल एक टेंडेंसी ये थी कि हम हर हाउस होल्ड में जो है वो एक किसी एडल्ट को देखें जो कि इन स्कीम के अंतर्गत आए। चेंज में दूसरा ये भी एक इशू था कि जो नॉर्मली आपने देखा होगा कि बैंक की शाखाएं गांव-गांव में हैं, लेकिन ब्रिक एंड मोटार सिस्टम जो है वो ये संभव नहीं है कि जो है वो हर किसी एरिया में या हर कोई एरिया में जाके, क्योंकि कुछ कॉस्ट भी इन्वॉल्व रहती हैं। लेकिन जो आज की डेट में जो अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन में देखें, जिस तरह से हमारे जो आउटलेट्स हमने जो चालू किए हैं वो एक काफ़ी जो है वो एक इनेबलर है कि अगर मान लीजिए मैं अपने ही बैंक की बात करूं तो हमारे जो है वो मात्र
मात्र तो नहीं कहूँगा, करीब 23,000 जो है पूरे देश में शाखाएं हैं जी। लेकिन इसका ऑलमोस्ट 3 गुना जो है वो मेरे CSP आउटलेट्स या मैं जिनको जो बैंक मित्र बोलता हूँ, तो आप ये सोचिए अगर मैं ATM या फिर मैं अपने जो CSP आउटलेट जो मिलाता हूँ तो तकरीबन 1 लाख से ऊपर ज़्यादा जो है वो मेरे जो है वो आज की रेट में आउटलेट्स तो वैसे ही हो जाते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड व्हाट यू, मैं बोलूँगा कि एक जो रीच जो है, जो लोगों तक पहुँचने वाली जो क्षमता शायद हमारे पास कुछ सालों पहले नहीं थी, लेकिन आज जो है वो हम इसके कारण जो है वो हम जगह जगह कहीं भी जो है वो इसको इनेबल कर। और मैं समझता हूँ इकोनॉमिक सर्वे जो अब हमने जो थाली इकोनॉमिक्स में पिछले साल बजट में जो डाला, ये जो अब बजट चल रहा है, वो शायद संभव हुआ जनधन योजना और बैंकिंग सिस्टम ने जो इन्फॉर्मेशन जनरेट करके दी, उसमें जो एक एक आदमी के क्या इनकम हो सकती है, क्या प्रेफरेंसेस हो सकती हैं, शायद उसमें जनधन योजना का, जैसे अभी साहब ने बताया, कुलदीप जी ने, कि आधार इनेबल्ड जो है वो आजकल, तो जैसे कि मैंने बोला कि ये जो डेटा प्योरिटी या जो ट्रांसपेरेंसी जो है वो हमारे इससे आने से तो बहुत बेहतर हो। जी। चंद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जनधन योजना में का आत्मनिर्भर भारत अभियान जो हमारा चल रहा है उसमें क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन? आत्मनिर्भर भारत तभी होगा जबकि किसान आत्मनिर्भर है, लोग आत्मनिर्भर है, लघु उद्यमी आत्मनिर्भर है। तो उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके पास धन की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। तो उनके पास धन जो आना के लिए जो है, जैसे ये जनधन खाता है, तो जनधन खाता है कि पहले वो कहीं से भी पैसा लेता था, परंतु आज बैंक से जुड़ने के कारण बैंक उसको लोन देने के लिए, ओवरड्राफ्ट देने के लिए तैयार है, तो अपना छोटी मोटी जो है कार्य कर सकता है। तो इससे जो है रियली में जो आत्मनिर्भर भारत की जो मंशा है कि हर एक व्यक्ति जो है आत्मनिर्भर होना चाहिए, उसके पास अपना खाता होना चाहिए, बीमा होना चाहिए, सभी सुविधाएं होनी चाहिए, ऋण की सुविधा होनी चाहिए। तो ये जो है आत्मनिर्भर भारत की जो बेसिक विडंबना है, वो परिकल्पना जो है उसमें पूरी होती है। ये इसलिए जो है आत्मनिर्भर भारत का एक मूल तत्व हम बोलेंगे जो है ये जनधन खाता है। जी। अब आते हैं जो आप बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी के। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी का रोल कितना अहम है इसमें? देखिए, टेक्नोलॉजी का रोल तो बहुत अहम है। जैसे इन्होंने भी नाबार्ड से भी बताया कि इनिशियली जो है वो काफ़ी आउटले वगैरह किया गया कि हर जगह ये किया जाए। देखिए, जिस हिसाब से, जैसे मैंने अभी आपको आंकड़े भी दिए कि इतने हमारे प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जो खाते खुले हैं, इस सारे का सारा इनेबलर जो है वो मेन एक टेक्नोलॉजी के तौर पे ये रहता है। और एक पहले ये था कि हम ब्रांचेस में या कहीं भी जब अकाउंट खोलते थे तो एक जनरल हमको ये फीलिंग थी कि इतने सारे हमको जो है वो कागज़ लाने पड़ेंगे, हमारा ये रहेगा, उसमें टेक्नोलॉजी का योगदान नहीं है। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो एक सिंपल आप एक आधार के तौर पे जो है वो अगर लेते हैं, इमीडिएटली जो है वो आपका एक अकाउंट ओपन हो जाता है। टेक्नोलॉजी का दूसरा महत्व ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आज हमारे जो दूर दूर तक जो ब्रांचेस और जो हमारे जो CSP आउटलेट्स हैं, तो ये एक केवल एक कंप्यूटर और एक लैपटॉप के दम को लेकर और एक आधार इनेबल के थ्रू जो है वो ये अकाउंट्स खोलते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो टेक्नोलॉजी जो है वो इसमें काफ़ी बहुत बड़ा गेम चेंजर रहा है। आपने अभी इसकी DBT की भी बात करी। DBT में देखिए कि अभी जो पेमेंट्स भी वगैरह जो वुमेन बेनिफिशरीज़ की जो पेमेंट्स भी हुए थे कोरोना के टाइम पे, आप ये देखेंगे कि कितनी जल्दी ये डिसीजन लिया गया और कितनी जल्दी जो है वो ये अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र हुआ। अन्यथा तो मुझे अभी भी याद है कि जब पुराने इसमें जो है वो जनरली हम लोग जो एक मैनुअल में देते थे और कि बेनिफिशियरीज इतने आ गए, इनको देना है, तो उसमें एक ट्रांसपेरेंसी, जैसे आपने वर्ड यूज़ किया, या फिर एक्चुअल यूज़र है उसको पहुंचा कि नहीं, वो सब दिक्कतें आती थी। लेकिन आजकल तो जो है वो जो भी आप बेनिफिट्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो आप आधार इसके थ्रू कर रहे हैं, तुरंत हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये भी हम देख रहे हैं कि जिस व्यक्ति के पास पहुंचना है वहाँ पे पहुंच जाए। टेक्नोलॉजी के कारण ही, जैसे अभी मैं एक जनरल बात करूँ कि हम लोग जो है वो हर महीने, और बैंक लेवल पे भी हर महीने एक लक्ष्य लेकर चलते हैं कि हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन में हमें इतने आउटलेट्स और खोलने हैं। एक अगर हम एक नॉर्मल ब्रिक एंड मोटार या जो एक पूरी ब्रांच खोले तो उसमें एक नॉर्मली थोड़ा सा समय लगता है, 6 महीने लग जाते हैं, 8 महीने लग जाते हैं। आज हमारे जो है वो अलायंस, जो हमारे अच्छे जो बिज़नेस करस्पॉन्डेंट्स हैं, उनके थ्रू हम जो है वो CSP आउटलेट्स को
मात्र एक इंटरनेट की जो है वो एक सुविधा और एक प्रिंटर और एक लैपटॉप हम जो है वो प्रोवाइड करके तुरंत जो है वो इनके अकाउंट को खुल जाता है। तो टेक्नोलॉजी ने बहुत एक मेजर जो है वो इसमें काम किया और आने वाले समय में भी करता रहेगा। जब हम 42 करोड़ की बात कर रहे हैं, ये नंबर तो बढ़ते ही जाएंगे और ये अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो इस रफ्तार से हम जो है वो इसको आगे बढ़ा देंगे। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो इतना नंबर्स जो है वो आना। जी जी जी, शायद यहीं पर बात हुई जब अभी आपने कहा कि ये सब संभव हुआ, तो बात वहीं आ जाती है, निर्मल हृदय कठोर निर्णय। और यहीं से मैं आगे चलता हूं कि टेक्नोलॉजी का एक अपना रोल आपने बयां किया और इसमें हमारे जो इंडियन इकोनॉमी सिस्टम में रहा, बिचौलियों ने बहुत गड़बड़ की। इन्होंने विकास को जैसी संतान को पैदा ही नहीं होने दिया, सब कुछ अपने पेट में डाल लिया। अब जबकि ये जनधन योजना है या सरकारी योजनाओं की जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ गई है, तो इसमें जो डीबीटी का रोल है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का, आप तो नाबार्ड के माहिरीन हैं, तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा कि इसमें डीबीटी का जो रोल है वो क्या है और ओवरऑल क्या फ़ायदा मिला सरकारी योजनाओं को लागू करने का। जो डीबीटी तभी आज की डेट में हम कर पा रहे हैं क्योंकि जनधन खाते हैं और सभी लोगों की जनधन खाते जब चालू हो गए तो डीबीटी जो जितनी भी स्कीम है गवर्नमेंट की उसी डीबीटी मोड में आनी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। और डीबीटी से फ़ायदा ये हो गया कि एक ऑथेंटिकेशन मिल गई कि जिसका पैसा है उसी के खाते में मिलेगा। और जहाँ तक आपने बात की कि जो हमारे बीच में जो है मिडल मैन थे, क्योंकि किसान को भी ज़रूरत पड़ती थी पैसे की, तो वो कहीं से लेता था, साहूकार से, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे, महंगा उसको मिलता था। परंतु आज जो है इस तरह की सुविधाएं टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपलब्ध है कि उसको जो है ब्रांच में बिना गए उसको पूरा दिन जो है उसको ख़राब नहीं करना पड़ता। अदरवाइज वो पूरा दिन जो है पैसा लेने जाएगा तो उससे वो पसंद करता था कि नज़दीकी किसी से ले लें ज़्यादा रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे। परंतु अब जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से जगह जगह जो है बैंक मित्र है, बैंक सखीज है, जिनको कि बैंकिंग फैसिलिटेटर, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट भी कहते हैं, सभी बैंक्स ने लगाए हैं। जैसे कि अय्यर साहब ने अभी जिक्र किया, उनके जो कस्टमर केयर पॉइंट्स है वहाँ पर वो जो है सुविधा उपलब्ध है। तो हर नुक एंड कॉर्नर जो इंडिया का है उनमें जो है बैंकिंग फैसिलिटी होने से जो है ये डीबीटी जो स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो बहुत ही अभी अच्छे तरीके से और बहुत ही मतलब एफिशिएंट वे में जो है चल रही है और बिना ट्रांजैक्शन, बहुत ज़्यादा उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है खर्चा भी नहीं हो रहा है, वो भी एक बचत है कि 1 रुपया आपको भेज रहे हैं, 1 रुपया नीचे ग्राउंड पे मिल रहा है और उसकी कॉस्ट जो है बहुत ही कम है जी। तो ये बहुत ही मतलब जो है जिसको बोलेंगे कि एफिशिएंट सिस्टम है और बिना बहुत ज़्यादा जो है उसमें खर्चा किए बगैर जी। हमारे प्रधानमंत्री का आम जन से एक वायदा था, जो कहा सो किया। उसी के अगर हम लाइट में देखें तो जो आधार कार्ड योजना है उसको आप कैसे, कितना सहायक पाते हैं, कितना सपोर्टिव पाते हैं? नहीं, अभी हम लोगों ने जितनी भी बात करी, जो इतने सारे अकाउंट्स खोल रहे हैं हम, 42 करोड़ लोग आ गए हैं, इसमें रूरल एरिया में इतना हो गया है। अभी डीबीटी की बात हुई, जो पेमेंट्स आते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में भी जो पेमेंट्स हुए, आजकल जो भी जो गवर्नमेंट का जो बेनिफिट जो ट्रांसफ़र होता है उसका पूरा का पूरा जो एक आधार है या कह सकते हैं उसका पूरा स्तंभ जो है वो इसके आधार के रूप में है। आधार में यही है कि सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमारे जो जैसे इन्होंने बताया कि एक तो हर व्यक्ति की पहचान और दूसरा जो बैंक अकाउंट जो खोलने में जो सुविधा हुई और जो बेनिफिट जो ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं, डीबीटी हुआ, कोई भी सरकारी योजना में हम आप देख रहे हैं किसी भी इंटरवेंशन या फिर मिडिल में कोई बिना आए जो है सीधे सीधे अकाउंट में जमा होना, मैं समझता हूँ कि आधार हमारे लिए जो है बहुत ही एक ये साबित हुआ, जो एक मैं कहूँगा कि जिसके बेस पे जो है वो प्रधानमंत्री जो जन धन योजना जो है उसको इतनी बेहतरी जो ग्रोथ मिली, उसका एक मेन रीज़न भी जो है हमारे आधार इनेबल्ड का ये रहा। इतनी बेहतरीन जानकारियाँ आपने फराहम की जनधन योजना से लेकर के, और एक तरह से हमारे
प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार किया। इस कड़ी में बस इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। आदाब।